नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। M3M बिल्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को भारत एक्सप्रेस लगातार बुलंद कर रहा है। भारत एक्सप्रेस द्वारा उसकी सच्चाई को सामने लाने के बाद पीड़ितों में इंसाफ की उम्मीद जगी है और वो उसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम M3M ग्रुप की कारगुजारियों का पर्दाफाश कर रहा है और इसी कड़ी में आज मैं आपको दिखाऊंगा M3M का पर्दाफाश पार्ट 7। M3M ग्रुप की काली करतूतों का भारत एक्सप्रेस लगातार खुलासा कर रहा है। M3M ग्रुप ने न सिर्फ किसानों और बायर्स के साथ धोखा किया, बल्कि उसने अपने रसूख का भी दुरुपयोग किया। भारत एक्सप्रेस लगातार यह दिखा रहा है कि किस तरह से M3M ग्रुप ने अपने काले साम्राज्य को बड़ा किया और किस तरह से उसने जमीनों को हथियाने के साथ ही बायर्स की कमाई पर भी निगाहें टेढ़ी की। कैसे M3M ग्रुप ने भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाते हुए अपने काले साम्राज्य को बढ़ा लिया। M3M की परत दर परत सच्चाई सामने लाने के लिए भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ का वरिष्ठ अधिवक्ता से बातचीत आपको जरूर सुननी चाहिए। सुनिए। हमारे साथ अधिवक्ता अभय जैन हैं और जो रेरा और तमाम जो रियल एस्टेट है उसके एक्सपर्ट हैं। इनसे कुछ बात करना है। सर, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि हम तमाम सारी ऐसी शिकायतें आई हैं M3M बिल्डर के खिलाफ जहां पर लोगों को पैसे तो पे कर दिया लोगों ने, लेकिन उनको घर नहीं मिला। आप रेरा देखते हैं, ऐसे मामलों में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, हमारे भारत की बात अगर करते हैं तो 1 मई 2017 को रेरा एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ और हरियाणा की बात करते हैं तो पंचकुला में जुलाई 18 में इसको लागू कर दिया, जुलाई 17 में सॉरी, और गुड़गांव में एक अथॉरिटी बना के फरवरी 18 में गुड़गांव में अथॉरिटी बना दी। हरियाणा एक ऐसा मात्र स्टेट है जहाँ पर 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक पंचकुला में जो हरियाणा के बाकी जिलों को देखती है और गुड़गांव जिलों के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जो गुड़गांव को देखती है, जो फरवरी 18 में बनी। क्योंकि M3M के ज़्यादातर प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर हैं तो नेचुरली कि गुड़गांव अथॉरिटी को उसको देखना था, देख रही है कागजों में तो। पर जिस गंभीरता से गुड़गांव अथॉरिटी को ये बड़े जो डेवलपर हैं उनको लेके इस सेक्टर को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जहाँ तक अगर बात करते हैं M3M की, तो M3M पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्रो करा है। ग्रो कर सकता है, बिजनेसमैन है, उसको ग्रो करना चाहिए अगर ग्रो करता है तो, परंतु मैनिपुलेट करके नहीं, लोगों को मिसगाइड करके नहीं। इनकी अगर मार्केटिंग टीम देखेंगे तो M3M की ज़बरदस्त है। इतना प्रलोभन, इतने झूठे वादे M3M करने में एक्सपर्ट है, कल्पना से बाहर है, और चीज़ें बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं लोग। सवाल ये मैनेज कर लेते हैं, क्या इनका पावर इतना स्ट्रांग है कि अथॉरिटी तक नहीं सुनती है? लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, पर कोई अथॉरिटी सुनती नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में लगभग 170-80 के आसपास IAS अफसर हैं और इतने ही IPS हैं। 100% कुछ IPS अफसर और कुछ IAS अफसर का इस M3M में पैसा लगा हुआ है। तो जब हरियाणा का करंट अफसर का पैसा इस कंपनी में लगेगा या वो कुछ किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ले लेंगे तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है। और ये मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, इस बेस पे कह रहा हूँ। रेरा आने के बाद या रेरा से पहले भी कोई भी किसी डेवलपर को कैश पेमेंट नहीं लेना चाहिए। M3M आज भी कैश पेमेंट ले रहा है, आज भी ले रहा है, तो ये क्या बदमाशी है? और हमने कुछ शिकायतें बाकायदा अथॉरिटी में करी कि सर ये कैश पेमेंट ले रहा है, ये फिर ब्लैक मनी का एडजस्टमेंट हो रहा है, पर फिर भी रेरा अथॉरिटी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, हमने ये भी शिकायतें करी कि M3M प्री लॉन्च कर रहा है। मतलब रेरा आने के बाद क्लियर हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले डेवलपर DTP डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेगा, उसके बाद रेरा में रजिस्टर्ड कराएगा, उसके बाद ही बेचेगा। सेक्शन 3 में उसको पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा गुड़गांव रेरा में। और वो क्यों है? जब रजिस्टर्ड करेगा गुड़गांव अथॉरिटी के पास तो उसको पूरा बताना पड़ेगा डेवलपर को कि ज़मीन का मालिक इतना है, ये मालिक है, इतनी ज़मीन है, बिल्डिंग प्लान मेरा ऐसे सेंक्शन हुआ है, A to Z डेवलपर को सारी परमिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान, एस्टीमेट,
सब उसको रेरा अथॉरिटी को सबमिट करेगा, तभी रेरा रजिस्ट्री उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है कि यस अब आप बेच सकते हो, क्योंकि वो आम पब्लिक के देखने के लिए अवेलेबल हो गया। परंतु ऐसा भी बहुत घटनाएं हैं जहां M3M ने बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने नया वर्ड यूज़ कर दिया, EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये अपना प्रोजेक्ट DTP से लाइसेंस ले लिया या ले रहे हैं, लोगों के पास गए, भाई क्या आप जी अपने हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहेंगे क्या? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का इंटरेस्ट है क्या? तो जब हमने इसे शिकायत करी तो रेरा अथॉरिटी बोली मैं क्या करूं, वो तो इन्वेस्टर है। अरे भाई इन्वेस्टर तो सपने आ रहे हैं क्या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है? वो तो एक आम आदमी है। अब ये क्या करते हैं, बड़े मोटे मोटे पैसे ले लेते हैं, फिर वो जब प्रोजेक्ट देखता महंगा बिक रहा है, उसको आधे पैसे दिए नहीं दिए बेचारा वो चक्कर काटता, क्योंकि उसकी रसीद तो कोई है नहीं। जिस तरीके से आप बेबाकी से बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जो फैक्ट है आप बता भी रहे हैं। एक सवाल जरूर आपसे, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, एक प्रोजेक्ट है इनका उल्लावास गांव में, जहां पर मैं जानना चाहता हूं कि करोड़ों अरबों का जो प्रोजेक्ट है वहां पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं इन्होंने, तो क्या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को अनुमति मिलनी चाहिए जिसमें जाने का कोई रास्ता ही ना हो, या पहले तय करना होता है कि रास्ता कहाँ से होगा, क्या होगा? देखो यहाँ होता है कुछ गलती सरकार की भी हो। जब गुड़गांव का मास्टर प्लान बना 31 का, तो गुड़गांव मास्टर प्लान में बनाया जाता है कि यहाँ रोड होंगी, इतनी बड़ी रोड होंगी। तो कई बार ऐसी घटनाएं, ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ज़मीन जो रोड की मास्टर रोड था, उसकी ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट को एक्वायर करनी थी, और वो मास्टर रोड हरियाणा गवर्नमेंट को बनाना था, वो डेवलपर को नहीं बनाना था। अब ऐसी भी घटनाएं हैं कि वो डेवलपर नामा प्रोजेक्ट तो बना दिया, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने वो ज़मीन एक्वायर नहीं करी, तो गलती यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की है। ऐसी भी घटनाएं हैं एक्चुअली। वहां पर क्या है कि दो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, 800 के दो 800 फ्लैट के एक, 800 फ्लैट का है, इधर भी इनका प्रोजेक्ट है, इस तरफ भी इनका प्रोजेक्ट है, और इन्होंने बीच का रास्ता नहीं छोड़ा, यानी दोनों तरफ जमीन थी और वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। इसका क्या समाधान है, इसको कैसे क्या करें? देखिए मुझे उस प्रोजेक्ट का ना बिल्डिंग प्लान का नहीं पता, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट जब लाइसेंस मिलता है उसके बाद डेवलपर को बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराना पड़ता है। तो बिल्डिंग प्लान जब सेंक्शन होता है तो उसमें ऐसा भी तो आम बात है, मतलब कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लेते हैं, फिर कुछ और बना देते हैं, फिर बाद में चेंज करते हैं। तो ये गुड़गांव में तो आम बात हो रही है, ये कोई M3M नहीं। ये देखेंगे तो गुड़गांव के जितने बड़े डेवलपर हैं, प्लान कराएंगे 14 मंजिल, बना दी 16 मंजिल। अब कैसे बन गई? जब आपने फाउंडेशन रखी तो 14 मंजिल के हिसाब से बनाई होंगी, तो अचानक 14 मंजिल के बाद फिर 16 मंजिल कैसे बन गई? ये गुड़गांव है जो सच ए ग्रेट कंट्री, मतलब ग्रेट स्पेस है गुड़गांव, तो जहाँ कुछ भी हो सकता है। और खाली गुड़गांव के अधिकारी नहीं, CM ऑफिस तक, DTP डिपार्टमेंट, सब के सब अपना जैसे घी खिचड़ी कर लेते हैं, सब अपने दाए, मतलब कि आम लोगों को जैसे कहा जाता है ना कि भाई तो गाय दूध देने वाली गाय डिपार्टमेंट बन गया है, सब आपस में मिलकर आम जनता का शोषण कर। सर रेरा इतना प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग शिकायतें करना चाहते हैं, लेकिन क्या रेरा तो बनी ही इसी चीज के लिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। आखिर M3M के खिलाफ तमाम शिकायतें, कंप्लेन के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जैसे मैंने खुद शिकायत दी कि M3M ने एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट कर दिया और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया। रेरा में प्रोविजन है कि उस प्रोजेक्ट का 10% तक का उस पर पेनल्टी लग सकती है। मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर 500 करोड़ का है तो रेरा चाहे तो उस पर अगर ये सिद्ध हो जाए कि उसने प्री लॉन्च करा है तो उस पर 50 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। पर जुर्माना तो बहुत दूर की बात है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो मैंने खुद शिकायत दी M3M के, दी थी आपने बताया? यही मैंने शिकायत दी थी कि M3M ने एक ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर दिया है, यानी कि सेक्शन 3 में बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करे उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि रूल के तहत वो नहीं बेच सकता। एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी डेवलपर ना तो मार्केट करेगा, मतलब कि मार्केटिंग नहीं करेगा बिना रेरा में रजिस्टर्ड हुए, ना सेल करेगा और ना ही बुक करेगा। अगर वो मार्केटिंग कर रहा है और मैं मार्केटिंग का सबूत दे रहा हूँ, फिर तो क्लियर हो गया कि वो डेवलपर वायलेट कर रहा है। और उसमें साफ लिखा है कि अगर सेक्शन 3 का वायलेशन करोगे तो आप पे 10% तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट की वायलेशन का पेनल्टी लग सकती है। पर बड़े दुख की बात है, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं मेरी कंप्लेंट कहाँ गई, फिर हमने शिकायत भी करी पर कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट की बात है जहां आपने शिकायत की? ऐसे मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जिसमें M3M ने और भी डेवलपर थे, हमने खाली M3M की नहीं और डेवलपर भी थे, जिसमें हमने शिकायत करी कि लीगल जानकारी हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए, चूंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अगर हमने बिल्डर से, किसी ने घर खरीद लिया और उसका बिना उसको बताए ही बिल्डर किसी और को लीज पर दे दिया, उसने किसी और को किराए पे दे दिया, तो इसमें क्या करना चाहिए बायर?
ये बिल्कुल ऐसा केस मेरे पास भी आया। एक M3M ने किया है। M3M में जो सीनियर अफसर हैं, सीनियर बता दूं आपको, सीनियर अफसर का मतलब वो पूरे हरियाणा के अफसर भी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने ये करा। मतलब उन्होंने 2 यूनिट खरीदी, उनको बिना बताए उन यूनिट किसी और को किराए पर दे दी। ये M3M का स्टैंडर्ड तरीका है, ये आम करता है। हमने जब शिकायत करी तो M3M घिर गया। तो आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, गुड़गांव अथॉरिटीज़ के मेंबर और चेयरमैन जो चला रहे हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करा कि M3M के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। जबकि मैंने डॉक्यूमेंट दिए रेरा अथॉरिटी में कि सर दिस इज़ द सीन, दिस इज़ द फैक्ट। पर अल्टीमेटली अब हुआ क्या, उन्होंने हमारे इस केस को आउट ऑफ कोर्ट जाके क्लाइंट से मिले, उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऐसे करो, हम आपका कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब एक क्लाइंट बेचारा क्या करे। बहुत बड़ी बात है आप जो बता रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर केस है, ये रिकॉर्ड पे केस है। अगर रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन, रेरा अथॉरिटी के मेंबर अगर M3M को बुला के पूछते भाई क्या है गुंडागर्दी कर रखी है तेने भाई, तो खत्म हो जाता है। पर ये आम, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये आम लग रहा है, बिल्कुल रूटीन की बात लग रही है कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। गुड़गांव रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन मेंबर डोल पर के हाथ के पपेट्स बन गए हैं। बिल्कुल जहाँ चलाते हैं वहाँ चलते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। नहीं तो 6 साल में रेरा अथॉरिटी अपना जलवा दिखाए तो सेक्टर ठीक ना हो क्या? बिल्कुल। ऐसा नहीं तो सेक्टर ठीक ना हो, परंतु वो अंदर से चाहते ही नहीं है। वो अंदर से शाम को मिल जाते हैं, अलूटी चक्कर काटे जाता है बेचारा। हम वकील लोग हैं, हम शिकायत करे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, एक और बात है, जिस बिल्डर की आप बात कर रहे हैं, दोनों बंसल बंधुओं का, ये जाते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। ट्रम्प के रात्रि भोज कार्यक्रम में गए जब वो राष्ट्रपति बने। आप क्या ये अपनी छवि, इनके तमाम केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ, सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही है, ईडी इनको जेल भेज चुकी है, आपको लगता है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे सिस्टम पर? ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग करना इनको आता है। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी डेवलपर के बारे में। अगर इस M3M की बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे दुनिया भर के घोटाले। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी कि ट्रम्प के लड़के के साथ फोटो खिंचवा लेना, फिर ये दिखाना देखो हमारे वहाँ रिलेशन है। इनके देखो रिलेशन मैटर करते हैं, परंतु ज़्यादा मैटर हमारे देश में क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। लॉ लैंड तो फॉलो करते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बता दिया मैंने, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि हरियाणा के बहुत से IAS अफसर, बहुत से IPS अफसर, बहुत से नेताओं भी हों इस प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। तो जब पार्टनर होंगे तो जब रखवाला ही उसका हिस्सेदार होगा तो कार्रवाई कौन करेगा। खास करके बिल्डर का पॉलिटिशियन और खास करके ब्यूरोक्रेसी के साथ एक गठजोड़ बन गया है, और बिल्डर तभी पनपता है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत जब तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ IAS अफसर के, हरियाणा के जो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, उसमें अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई अफसर ने अपने 5-10 करोड़ रुपये लगा रखे हैं तो प्रोजेक्ट चाहेगा ना जल्दी बढ़े, जल्दी आगे ताकि उसको प्रॉफिट मिल जाए, पर ऐसा कर रहे हैं। परंतु चंडीगढ़ जाके बैठोगे तो आपको पता लगेगा ये तो डेवलपर के साथ DTP डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल एक ही पार्ट बन गए हैं। चंडीगढ़ में अफसर बैठे हैं, डायरेक्टर वगैरह सब डिपार्टमेंट, टाउन एंड प्लानिंग जो लाइसेंस देते हैं, सब ऐसे ऐसे लाइसेंस दे देते हैं जो लाइसेंस नहीं दे सकते, भ्रष्ट व्यवस्था हावी है एकदम कुल मिला के। ज़्यादा ही हावी है। अच्छा, जैन साहब, आप चूंकि इतना अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, एक सवाल जरूर बनता है कि अब आगे क्या होगा सिस्टम, क्योंकि चूंकि बहुत सारे शिकायतकर्ता हाथों में दफ्तियां लिए, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है। तो आखिर वो कौन सी जगह है, क्या करे? जो बायर्स हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब बन गया है, और इस बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि पाप बहुत सारे हैं। देखिए मेरा इसमें अनुभव ये कहता है कि जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। हमारे देश में जस्टिस डिले तो होता है पर मिलता है, देर है पर अंधेर नहीं है। देर तो है क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है। आप अगर ऐसी 20 घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े डेवलपर अंदर गए, आप अगर नोटिस करें यूनिटेक का डेवलपर साहब अंदर गए, आपके राज गहलोत जी जो एम्बियंस के वो अंदर गए, इनको भी अरेस्ट तो कराया गया ना, ये भी अंदर रहे काफ़ी समय तक। अब मतलब विघ्नेश्वर वाले अंदर रहे, बहुत डेवलपर अंदर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अफोर्डेबल के जो आपके समालका से MLA थे उनके बच्चे अंदर गए। यहाँ पर तो ये है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे उन पर ही रिश्वत लेने का आरोप लग गया और उनको सस्पेंड किया गया इनके मामले में। देखो मैंने ना इस पर स्टडी करी हुई है, हरियाणा के लगभग 18-19 डेवलपर आज तक अरेस्ट हुए हैं। किसी सब डेवलपर ने घोटाला करा हरियाणा में, परंतु हरियाणा गवर्नमेंट ने एक को भी अरेस्ट नहीं करा है। अरेस्ट कैसे हुए? जब दिल्ली दरबार में उनकी सेटिंग नहीं हो पाई
तो दिल्ली दरबार से मैसेज आया, अंडरस्टैंडिंग हुई, तब अरेस्ट हुए। यहाँ पर मुश्किल है। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, आई कैन प्रूव द डॉक्यूमेंट्स। हरियाणा सरकार ने, डीटीबी डिपार्टमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने आज तक 1966 से लेकर जब से हरियाणा बना है आज तक किसी डेवलपर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। जितने भी डेवलपर अरेस्ट हुए हैं सब के सब या तो दिल्ली में ईडी ने करे हैं, या दिल्ली के सीबीआई ने करे हैं, या दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो कर्नाटक प्लेस में उनके ऑफिस ने करे हैं। घोटाले सारे गुड़गांव में, हरियाणा में हुए हैं। अरेस्ट कौन कर रहा है? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बड़ी होगी उनके लिए, वहाँ सेटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हरियाणा में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जहाँ तक M3M की बात आती है तो मेरा यही गुजारिश है, जो भी लोग अपनी ग्रीवेंस हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं। हमें एडवांटेज है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बगल में है, हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है अपने 35 साल के संघर्ष का, अगर आप ईमानदारी से, अच्छी नीयत से लड़ेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी। हाँ, डिले हो सकता है, परंतु हम अब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहाँ बड़े बड़े लोग अंदर गए हैं। आप देखिए सुपर जो टावर है, अब ट्विन टावर जो गिरा नोएडा में, गिरा ना, उसको मैंने 2000, आपको बता दूं, वो केस 2007 से चल रहा था। टावर कब गिरे? अब गिरे 15 साल बाद, तो पर टावर गिरे। अरोड़ा जी अपना वो कहते थे कि मैं सुपर के जो मालिक हैं कि टावर नहीं गिरेंगे, पर गिरे। उन्होंने बड़े बड़े मुकुल, आपका महल ध्वस्त होगा। मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एंगेज करे, फिर भी क्या हुआ? टावर गिरे ना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सुपर टेक का एक परफेक्ट एग्जांपल है हमें समझने के लिए कि अगर अलोटीज आम हो सकता है पर ला तो बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ला की वजह से ही दोनों टावर को गिराया। तो ऐसा नहीं है, अब बात करते हैं M3M की या किसी भी डेवलपर की, जो भी अलोटी बेचारा परेशान है, अब वो घबराए नहीं। ये बड़े लोग जरूर हैं पर ला तो आपके साथ रहेगा। गुड़गांव में कोर्ट अगर आपको नहीं सुन पा रही है, आपको जजमेंट नहीं दे पा रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 100% आपको न्याय मिलेगा। थोड़ा डेट मिलेगा, हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो बगल में ही है। लड़ाई जारी रहनी चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी तभी व्यवस्था भी ठीक होगी। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो भैया वो तो सब मिले हुए हैं, फिर तो आप बेचारा अलोटी परेशान ही रहेगा। लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी अलोटी किसी भी कारण से डेवलपर की मिसडीड से, करप्शन से, मेल प्रैक्टिस से परेशान है, वो घबराए नहीं, 100% अपना केस फाइल करे, थोड़े आवाज़ उठाए, और 100% उसको सफलता मिलेगी। पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जैन साहब, एक सवाल जरूर बनता है कि एक मामूली फैमिली के बंसल लोग जो है अचानक देश के टॉप 8 बिल्डरों में मतलब शामिल हो गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी? ललित गोयल जी रूप बंसल और बसंत बंसल जी से मिले और उनसे कहा भाई हमारे को ऐसे ज़मीन एक्वायर करके आप दें, एजेंट का काम है कि अपनी कमीशन लेना। तो 2004 से 2007 तक, 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में आयरियों ने ज़मीन एक्वायर करी गुड़गांव में। और ये करी सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 66 तक, बड़ी मात्रा में। और बड़े मज़ेदार बात सामने क्या आई है, जो पता लगता है कि जितनी ज़मीन आयरियों ने एक्वायर करी उतनी ज़मीन उन दिनों M3M ने भी खरीद ली। अब M3M के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आयरो के पास तो निश्चित रूप से पैसे जो आया था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग थी, वो ऑफिशियली था। अब M3M में इतना पैसा कहाँ से आ गया, क्या गया, उसी का सब खेल है। अब पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई इन्वेस्टिगेट करता नहीं है, इसलिए सब चल रहा है देश ऐसे। उनका बैकग्राउंड जो तावड़ू गांव उनका है, उनका बैकग्राउंड तो बहुत संपन्नता का था नहीं? नहीं, देखो वो तो बैकग्राउंड अगर किसी की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई भी धीरे धीरे ग्रो कर सकता है, अचानक भी ग्रो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगर उसका जो बेस है, उसकी फाउंडेशन अगर मल प्रैक्टिस पर या मैनिपुलेशन पर आधारित है, तो सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है ना उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो ज़मीन आ रही है तो कैसे आ रही है, वो कैसे इतनी पैसा कहाँ से आ रहा है, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टिगेट नहीं होता। नहीं तो उन दिनों के वक्त में इनकम टैक्स भी दिया होगा, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई होगी तो उसकी भी बैलेंस शीट सबमिट करी होगी, तो पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ है, वो छानबीन होता नहीं। ये जेल भी जा चुके हैं और जेल अब तो रिहा है, बेल पर हैं। ये बताइए कि सिस्टम लगातार इन पर शिकंजा कस रहा था, लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा कार्रवाई स्लो हो गई। सर देखो, यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि भारत ने, इवन ईडी ने, सीबीआई ने या दिल्ली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने
हरियाणा के अगर 20 बड़े डेवलपर अरेस्ट करे हैं तो कन्विक्शन किसी को नहीं हुई। 1 साल बाद 2 साल बाद वो बाहर आ गए, सब फिर मैनेज हो गया। तो ये मैनेजमेंट का तो खेल चल रहा है। अगर यूनिटेक का जरूर हुआ कि वो काफ़ी समय लग गया, यूनिटेक की कंपनी को हरियाणा के अधिकारियों को हैंडओवर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है, पर ऐसा घटनाएं तो रेयर है ना। तो ऐसा है, जब सुप्रीम कोर्ट अगर मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है तो न्याय की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी तो है। नहीं, मैं तो इसमें क्या कहूँगा कि जो अलोटीज हैं, जो अफेक्टेड हैं, कृपा करके वो आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी लड़ाई हर लेवल पर, मतलब सोशली भी लड़ें, वो जो लड़ सकते हैं, पॉलिटिकली भी लड़ें, नेताओं को ज्ञापन दें, प्रेस में जाएं, लीगल लड़ें, जो भी वो प्रयास कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से उनको करना चाहिए। करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। कुछ किसानों ने भी हमसे संपर्क किया, जब हमने खबर चलाई तो तमाम सारे बायर्स, तमाम लोग संपर्क कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में मेल के जरिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। जैन साहब, ये बताइए कि कुछ किसानों ने ये कहा कि जो पुरानी हरियाणा की सरकार थी, यहाँ पर हुड्डा सरकार, उनके साथ मिल करके अथॉरिटीज़ ने ऐसा प्लान बनाया कि किसानों को औने पौने दाम पर ज़मीनें बेचनी पड़ी, और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको ही जेल भेज दिया गया। इस पर क्या कहें? ये आम बात है, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जब जो 2008 में जो 1860 एकड़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये तो क्या होता था हमारे जांच चल रही, सीबीआई जांच की कुछ नहीं चल रही। 2008 की घटना है, आज 2025 हो गया, 17-18 साल जांच लगती है कि सीबीआई के अधिकारी भी ड्रामा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ईडी के अधिकारी ड्रामा करते हैं। मेरे पास कल ही कोई ईडी के बहुत सीनियर अफसर आए, रिटायर होने के बाद आए, पहले भी ये 2-3 बार आए, पर रिटायर होने के बाद ओपन नहीं बोल रहे हैं वो, भैया ईडी में हम कठपुतली हैं, कुछ नहीं है। ईडी के बहुत सीनियर अधिकारी कल मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, ईडी का सीनियर अधिकारी मेरे से कह रहा है, अभी कल परसों में बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि भैया हम भी कठपुतली हैं, सीबीआई के अधिकारी भी कठपुतली हैं। ये तमाशा सा ही हो रहा है। क्योंकि आप मुझे बताइए 18 साल में जांच पूरी ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? जांच ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ डेवलपर को फायदा होना है, इसलिए सब पॉलिटिकल चल रहा है। जब उनको लगेगा सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे ये गलती हुड्डा साहब ने करी, हुड्डा अंदर करना है तो अंदर कर देंगे, उन्हें लगेगा नहीं जरूरत नहीं है तो अंदर नहीं करेंगे। नहीं तो अभी तो फैसला हो जाना चाहिए था अभी तक, पर जानबूझ फैसला। किसान बेचारा तो पिसता रहता है, सेक्शन 4 नोटिस दे देंगे उसको, सेक्शन 4 के चीज़ें में इंक्वायर कर रहे हैं, वो बेचारा जब लगता है एक्वायर हो रही तो मुझे भाई ये एक आम प्रैक्टिस है, और उस पर लाइसेंस दे दिए डराते हैं कानून के हिसाब। हाँ, वो इसलिए डरा दिया ना। जमींदार के बेचारा क्या करे, जब जमींदार की जमीन एक्वायर हो रही होगी और मान लो सरकार उसको 20 लाख ऊपर एकड़ दे रही है और डेवलपर आया, भाई तेज जमीन 30 लाख दे देंगे तो उसको बेच देगा वो। ये तो किसानों को तो बेचारे को उसको समझ पूरा नेक्सस है। हाँ, मैंने वही कहा, अगर सरकार वाकई ये, अगर बीजेपी सरकार भी अगर चाहती, इनको 2014 में आए थे, 10 साल हो गए, तो उन्होंने कहाँ इंक्वायरी करी भाई? ये आप खाली ये ना कहें कि हुड्डा साहब ने गोलमाल करा। सबके सारे अधिकारी, सारे नेतागण, मेरे से अगर पूछते हो तो सभी नेतागण, सारी पार्टियों के और सारे अधिकारी सब एक ही हैं। आम जनता का जितना शोषण नहीं कर सकते हैं करते हैं और करते आ रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद करते थे जुडिशरी से, अब जुडिशरी भी बेचारी इनके हाथ की कठपुतली से बन के रह गई है। पर अगेन मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी अलोटी, जो भी बायर किसी भी तरह अगर परेशान है, घबराए नहीं, पेशेंस, लड़ाई लड़े, थोड़ा पेशेंस रखे और प्रोफेशनल चीज़ को हैंडल करे। भगवान 100% सफलता उसको देगा। डिले हो, कोई घबराए नहीं, क्योंकि मैंने भगवान के आशीर्वाद से सब बड़े डेवलपर को देख लिया, DLF हो, कोई भी, सबके खिलाफ हम केस जीते हैं। अब जैसे आपको अभी मैंने बताया था, उस केस में हम जीत ही गए ना, तो हमारा सफलता हमें मिल ही गई। तो आप जो भी अलोटीज हैं, लड़ें, संघर्ष करें, लीगल समझने की बात को समझें, अखबारों में जाएं, आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, अब इंक्वायरी की बात करें। ये आपने जो सवाल किया बहुत मुश्किल है कि आधे छापेंगे आधे नहीं छापेंगे, आधे दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा का खेल है। लेकिन चूंकि आप इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे उम्मीद है कि जब बायर सुनेंगे तो उनको जरूर हौसला मिलेगा आपकी बातचीत से। भारत एक्सप्रेस इस खबर को लगातार दिखा रहा है और हमने सोच लिया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम दिखाते रहे। हमारे लिए भी 2 शब्द कुछ कहिए। देखिए, मेरा तो मानना इसमें ये है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है और जीडीपी का नहीं, बहुत चीज़ बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात, जीडीपी का लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल बाद तो ये 15 से 20% कंट्रीब्यूट करेगा। अब किसी देश का अगर एक सेक्टर है जो 8% 9% करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर तो सेपरेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए?
अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए, पर नहीं है, होनी चाहिए। दूसरा, जब तक इस सेक्टर को आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, रेगुलेट नहीं करोगे, इससे सरकार को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा और पूरा देश ग्रो करेगा। परंतु मुझे समझ नहीं आता इस सेक्टर में इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद इस सेक्टर को इतना हल्का क्यों लिया जाता है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ तक आप वाली बात है, तो ये एक्चुअली खाली मान लो M3M को हमने ठीक कर दिया तो सेक्टर ठीक नहीं, हमें सारे सेक्टर को, इस सेक्टर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, तो डेफिनेटली ये जो आप प्रयास कर रहे हो, आई अप्रिशिएट करता हूँ, आई सैल्यूट करता हूँ कि कोई तो कम से कम हिम्मत कर रहा है। आप और डेवलपर के खिलाफ भी जो बदमाशी कर रहे हैं उनके आवाज़ भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये सेक्टर ही गड़बड़ है। जैन साहब ने जिस तरीके से बताया उससे मुझे उम्मीद है कि एक रास्ता जो पॉलिटिशियन से लेकर के, अफसर से लेकर के सरकार तक को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर देश के तरक्की का रास्ता खोलता है, उसको कैसे अनाथ छोड़ दिया जाए और वो लोग बिल्डर को कैसे मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाए, पूरे सिस्टम की अनदेखी क्यों की जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने मेहनत पसीने की कमाई लगाई है और उनको अगर उनका ही वापस न मिले, उनका फ्लैट न मिले, उनकी ज़मीन न मिले, तो निश्चित रूप से ये बेहद शर्मनाक स्थिति होगी और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पार्ट 7 आप देख रहे हैं। इससे पहले हम लगातार 6 सीरीज आपको दिखाई, अभी भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से M3M के इस गोरख धंधे में जो पीड़ित शिकार हुए हैं। इसके अलावा लीगैलिटी में जब हम इसमें आगे बढ़े, कई सारे लूप होल्स भी सामने आए, रेरा को लेकर, हरेरा को लेकर कई तरह की चीजें सामने आई। और आपने लगातार देखा होगा कि मेरे सहयोगी देवनाथ ग्राउंड पर भी उतर रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं, लाइव मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। साथ ही और भी खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन ऐसे मौके पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है देवनाथ के पास जाना। देवनाथ, आप शुरुआती दौर से ग्राउंड पर उतरकर बात कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। आज हम पार्ट 7 पर पहुंच गए हैं। मैं तो आपसे सीधा ही पूछना चाहूंगा कि इतनी रिपोर्टिंग करने के बाद, लोगों की आवाज उठाने के बाद, आप तक किस तरीके के रिएक्शंस पहुंच रहे हैं और प्रशासन जो कि इस दिशा में बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ था, सो रहा था, कुंभकर्णीय नींद में था, वो भी जाग जाए, लेकिन ये प्रशासन जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? रोहित, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, क्योंकि मैं चूंकि पहले दिन से इस खबर पर हूं और जब मैं गुरुग्राम जा रहा हूं तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि इसमें हलचल तो है। हलचल कुछ इस कदर है कि मैं आपको बड़ी अपडेट बताता हूं। इस खबर को हम जब से कर रहे हैं तब से तमाम सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, तमाम सारी चीजें आ रही हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने सोचा कि जहां शिकायतों का अंबार है, जहां लोग अपने घर से निकलकर सड़क पर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जिस अथॉरिटी से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वो अथॉरिटी सोई क्यों है, वो अथॉरिटी जाग क्यों नहीं रही है, कुंभकर्ण की नींद में क्यों है। तो हमने सोचा कि हम रुख करते हैं उस रेरा की तरफ जिन पर जिम्मेदारी है इन सारी शिकायतों का समाधान, निपटारा करने के लिए। और जब हम वहां पहुंचे तो रोहित, आपको मैं बताऊं कि उनके चेहरे का रंग उड़ता नजर आया। रेरा के जो पीआरओ हैं, हम उनसे मिले, हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हमने बहुत सारी खबरें, हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब आप दीजिए। उनका कहना था कि ये हम आपकी खबर देख रहे हैं, हम डेली खबर देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे कैसे हम बता दें। हमने कहा अरे कैसे बतानी, हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रेस देखते हैं, हमारे सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। लोग दफ्ती लेकर के घर से निकले हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, लोगों का काम डिस्टर्ब हो रहा है, जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा उनको नहीं मिला, जिन लोगों की जमीन छीन ले गई, इन पर सवाल जवाब करने का हक आपसे है और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उनका कहना था कि ऐसा है कि मैं भी पत्रकार हूं। उनका एक सवाल था कि मैं भी पत्रकार हूं। अच्छा। पीआरओ साहब ने कहा मेरे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा तो पत्रकार हैं तो क्या हुआ, अभी पीआरओ भी तो हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी पत्रकार रह चुका हूं। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पीआरओ हैं, क्या है नहीं, आप इस जिम्मेदार पद पर हैं, आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। आप हमें बताइए, आप जवाब दीजिए, वरना जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात कराइए। तो जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, आखिर में उनके चेहरा बता रहा था कि वो बहुत मायूसी में है, ऐसा लग रहा था कि M3M के वो प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें मेल कीजिए, हम मेल का जवाब मेल पर देंगे।
तो भारत एक्सप्रेस की टीम ने उनको मेल कर दिया अपने सवालों की, जवाब इंतजार करते कर रहे हैं साहब। उनके जवाब। ठीक है, अभी हम नींद की बात कर रहे थे ना। देखिए, आप उसको जगा सकते हैं जो सो रहा हो, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक करे ना, आप उसको नहीं जगा सकते। देव, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस भी जुड़ चुका है, फॉर्मर आईपीएस हैं संजय सहाय सर, जिनको आपने लगातार देखा होगा टीवी स्क्रीन पर। संजय सर नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। लगातार M3M का पर्दाफाश, और यहां पर हम किसी स्पेसिफिक का पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पीड़ित, वो बायर्स जिन्होंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस उम्मीद में कि मेरे सर पर एक छत हो, वो उनको नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग्स तो खड़ी हो गई, रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वो किसान जो कह रहे हैं कि भैया हमारी जमीन गलत तरीके से अधिग्रहित की गई, वहां पर भी उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमने उनसे पूछा, सर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आपने अब तक किया क्या, मुझे बताइए। हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, मैं मानता हूं इस बात को, मैन इन यूनिफॉर्म है, आप मैन इन यूनिफॉर्म रहे हैं, आप पुलिस के पास गए कि नहीं गए? तो उन्होंने कहा वहां भी गए, लेकिन दर बदर भटकते रहे, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अब आप इस पर पहला रिएक्शन क्या देना चाहेंगे सर? मेरा पहला रिएक्शन है कि आप लोगों से बात करने के बाद मैं थोड़ा चैट जीपीटी पे गया और M3M के बारे में जानने की मैंने कोशिश की। ठीक। मैं वैसे बैंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ का ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि टीवी चैनल पर जा रहा हूँ तो मैं रेगुलरली जाता हूँ, लेकिन नोन केसेस में ये M3M क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। मेरे सामने मेरे टैबलेट पे पड़ा हुआ है M3M के बारे में। मैंने 10 पॉइंट्स पूछा, वो 10 पॉइंट्स करीब करीब पूरे के पूरे क्रिमिनल पॉइंट्स नजर आ रहा है। हाँ, पूरे के पूरे। और वो शुरू होता है M3M मर्लिन प्रोजेक्ट सेक्टर 67 जी। फिर मनेसर का आता है, फिर एक नोएडा का आता है, नोइडिया, उसके बाद मरीना आता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसके साथ कहीं कहीं जहाँ कोई बच्चे मर गए, कोई बड़ा गड्ढा था या डिच था या ये था, फिर कैश फॉर फेवर। तो कुल मिला के जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि ये पूरे जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं। तो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस भी हैं, इनके अगेंस्ट जुडिशियरी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का भी केस है, और इनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस भी है। तो उसके बाद क्या बच जाता है और ये कैसे बचे हुए हैं, इसके बारे में तो मुझे बहुत आश्चर्य है। संजय सर, मैं आपको बताऊं, हम इस सीरीज को चला रहे हैं, आपने चैट जीपीटी पर तो देखा, लेकिन मैं कहूंगा देव भी मेरे साथ है, ये हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट हम लगातार रोज इस मामले को उठा रहे हैं, 2-2 घंटे हम इस पर बात कर रहे हैं। आप जैसे एलीट फेसेस आते हैं तो उन पीड़ितों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ये लोग भी हमारे समर्थन में, कम से कम आपसे वो कुछ टेक्निकल पॉइंट समझ पाए। देव, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया, मैं आपको जरूर भिजवाऊंगा हमारे जो अब तक 7 पार्ट हुए हैं, आप उसको भी देखिएगा, उससे भी आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। देव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देव, आप लगातार ग्राउंड पर भी उतर रहे हैं, संजय साहब भी आपके सामने मौजूद हैं। मैं तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ग्राउंड पर उतरते थे, आपने कई किसानों से बात की, उन किसानों से आपने पूछा कि भैया क्या कुछ रहा, तो उन्होंने आप ही की रिपोर्टिंग के दौरान ये बताया कि भैया हम ही को डराया गया, धमकाया गया, बाउंसर से पिटवाया गया और हमारे ऊपर फर्जी केस भी डाल दिए गए। अब बिल्कुल रोहित, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, जो बायर्स हैं उनकी तो शिकायतें हैं, जिसको हमने दिखाया, उनकी शिकायतें हूबहू दिखाई। हमने तो M3M से भी सवाल किया था कि आपका कोई पक्ष है क्या, वो नहीं दे पाए क्योंकि उनका शायद जवाब सूझ नहीं रहा। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण रोहित, और मुझे लगता है ये देश को जानने का हक है। जब मैं कल गुरुग्राम में एक अधिवक्ता से मिला जी, वरिष्ठ वकील से मिला, उनका कहना था कि रेरा में M3M को लेकर के उन्होंने शिकायत की थी कि ये जो है बिल्डर बिना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के ही बेच रहा है। आप ये सोचिए, और कैश में पेमेंट ले रहा है, कैश में पेमेंट ले ही नहीं सकता। और इस पूरे तथ्यों के साथ, सबूत के साथ एक अधिवक्ता रेरा में शिकायत करता है, लेकिन उसकी शिकायत का क्या हुआ पता नहीं। जरा सोचिए कि जब एक अधिवक्ता की शिकायत पर गौर नहीं, जो पूरे तथ्य और सबूत के साथ वो कह रहे हैं, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये इतना बड़ा गठजोड़ है कि मैं खुलेआम कह रहा हूं टीवी पर कि इस बिल्डर के साथ तमाम ऐसे IPS IAS अधिकारियों के पैसे लगे हैं, जिसको लेकर के इसी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इन पर एक्शन नहीं हो रहा है, और ये सांठ-गांठ पॉलिटिशियन से भी है। तो जाहिर सी बात है कि जरा समझिए कि एक अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहा है, लगातार शिकायतें कर रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनके फ्लैट को कब्जा देने की बजाय M3M ने उसको किराए पर दे दिया। अब समझिए वो चक्कर काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बिल्डर को समझिए, रेरा कार्रवाई नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है? जब सबूत दिया जा रहा है, तथ्य दिया जा रहा है, और उस अधिकारी ने जिसने शिकायत की जब अधिवक्ता के माध्यम से, तो उसको बिल्डर के लोग मिलते हैं और फिर रेरा के लोग और रेरा के कर्मचारी इसमें मीटिंग करा के शिकायत वापस करा देते हैं। तो समझिए गठजोड़ कितना लंबा चौड़ा है, कितना गहरा है, इनकी गहरी पैठ है। एक बात। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि दाग बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन यह भी सच है कि बड़े लोगों का हाथ है। ठीक है। लेकिन 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 जो शिकायत, जो सड़क पर लोग निकले हैं, उनको इंसाफ चाहिए। जिनकी जो सड़क पर हैं और ये कह रहे हैं कि वो इंसाफ मांगे बिना, इंसाफ लिए बिना नहीं रुकेंगे, उनको भी अब कहीं ना कहीं तरीके से प्रेशर में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन जो हमने दिखाया है उसमें साफ साफ क्लियर है कि इनका जो साम्राज्य है जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर अपने पैसे का गठजोड़ दिखा करके ये अधिवक्ता कह रहे हैं और पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं, वो बहुत गंभीर है। ये साठ गांठ चलेगा नहीं ज्यादा। ठीक है, आप अधिवक्ता जी से मिलकर आए, उनका हमने पूरा इंटरव्यू चलाया। देव, लेकिन एक 30 सेकंड में जरूर मुझे बताइएगा ताकि उस चीज को लेकर मैं संजय जी के पास जा पाऊं। मैंने आपसे पूछा कि जब आप ग्राउंड पर गए, पुलिसिया सहायता कितनी मिली इन पीड़ितों को? बिल्कुल। भारत एक्सप्रेस के कमरे पर लगातार लोग कह रहे थे कि जब हमने शिकायत की तो हमारी शिकायत पर पुलिस ने गौर नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि हम लगातार शिकायत देते रहे। हमने उल्टा, किसानों का तो यह भी कहना है, आरोप है पुलिस पर कि पुलिस में शिकायत जब करने गए तो उन पर ही एक्शन कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है, प्रशासनिक तौर पर जो मदद किसानों को या बायर्स को मिलनी चाहिए थी, इस बिल्डर के चलते नहीं मिली है। इसके प्रभाव का इस्तेमाल कर, इसी पॉइंट को लेकर मैं साहिल सर आपके पास आ गया, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग फेस रहे हैं हमेशा से। आपका पूरा कार्यकाल लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपको टीवी पर हम लगातार सुनते हैं, बहुत स्ट्रांग आप पॉइंट्स रखते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई बायर्स ऐसे आए स्क्रीन पर, भारत एक्सप्रेस की इसी स्क्रीन पर आए, जिन्होंने कहा कि हमारे फ्लैट्स हमें तो मिले नहीं, लेकिन उस जगह पर एक ऑफिस खोल दिया गया। अब उस ऑफिस का रजिस्ट्रेशन भी उनकी जमीन पर हो गया, उनके फ्लैट पर हो गया, जीएसटी नंबर कट गया। हम पुलिस के पास गए क्योंकि हम डरे भी हैं, सहमे भी हैं, हमें लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि इस तरह के फ्रॉड्स में किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इस बारे में अगर आप प्लीज थोड़ा क्लैरिटी मुझे दे पाएं। सेक्शन से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, चीटिंग है, फ्रॉड है, इंपर्सोनेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इट इज नॉट ओनली इंडियन पीनल कोड, जो वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, BNS, yes. तो इसके तो करीब करीब जितने फ्रॉड, फोर्जरी, इस तरीके के सेक्शंस हैं, पूरे के पूरे इन पे अप्लाई होते हैं। और ये पैसा वहां से निकल के कहाँ गया? वहां से निकल के मनी लॉन्ड्रिंग में गया। जब मनी लॉन्ड्रिंग में गया तो पीएमएलए आ गया। जब पीएमएलए आ गया तो पीएमएलए में जो ऑफेंसेस हैं उसमें बेल जनरली नहीं दिया जाता है। वो कानून जो है बेल अलाउ नहीं करता। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट या डायरेक्टिव आया है जबकि उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपने देखे होंगे पॉलिटिकल लीडर्स के केसेस में भी कि वो 300-400 दिन अंदर ही रहते हैं। कुछ केसेस आपने दिल्ली में भी देखे हैं, तो वो उस तरीके से बेल नहीं मिलता है। इनके पीएमएलए केसेस में इनको बेल मिला, नहीं मिला, कैसे मिला, ये मुझे पता नहीं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग अगर देखा जाए तो नॉन अवेलेबल जिस लेवल का है, वैसे शायद ही आपके दूसरे कोई सेक्शंस हैं। दूसरा, मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि नीचे लेवल पे पुलिस में, जिसको हम कटिंग एज बोलते हैं जी, शायद वहां कुछ जो है मेल मिलाप अगर हो गया तो कमिश्नर पुलिस लेवल, डीजी लेवल पे ये चीज तो नहीं होना चाहिए। ये चीज जनरली नहीं होता है और हमने भी इस तरीके के काफी केसेस किए हैं। बैंगलोर में भी ऐसा नहीं कि स्कैम्स नहीं होता है, स्कैम्स होते हैं जी, लेकिन इस तरीके से जो चला जा रहा है एक के बाद प्रोजेक्ट, और उसका कहीं कोई अंत नहीं दिख रहा है। दूसरा जो काफी आश्चर्य मुझे हो रहा है कि ये रेरा या रेरा जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये आरटीआई कहता है तो उनसे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लिया जा रहा है कि इन्होंने परमिशन दिया कि नहीं दिया। और इसमें कोई भी अगर एजेंसी इसको सिविल डिस्प्यूट बोलती है तो ये सिविल डिस्प्यूट नहीं रह गया। ये नहीं रह गया। सिविल डिस्प्यूट इसलिए नहीं रह गया कि फ्रॉड, चीटिंग हर एक स्टेप पे है। जमीन खरीदने से लेके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर के बीच में तीन उसमें पहलू हैं। एक लैंड ओनर है, एक बिल्डर है और एक फ्लैट ओनर है, और जो प्रोस्पेक्टिव फ्लैट ओनर, तीनों के बीच में लीगली देयर इज अ कनेक्शन, लीगल कनेक्शन, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है। तो उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो आपका जो है बिल्डर है।
ठीक है, जो जिसको फ्लैट मिलना है उसको तो कुछ मिला ही नहीं, नहीं मिला। और कई जगह जमीन में भी घपला है, जैसा मैं थोड़ा बहुत पढ़ के समझाऊं नहीं वो है कि सर। जो, हाँ, जो जमीन खुद ही वो लीगल पार्सल है कि नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा जब लैंड आप डील करते हैं यू कॉल इट एज ए लैंड पार्सल। कोई भी बड़े बिल्डर्स हो, टेक पार्क डेवलपर्स हो, वो लैंड पार्सल की बात करते हैं। तो जब उसी में कुछ प्रॉब्लम है, जब 300 एकड़ का खरीद रहे हैं, या 300 करोड़ का खरीद रहे हैं, या 160 करोड़ का खरीद रहे हैं, True, दूसरे दिन 400-500 करोड़ में बेच रहे हैं, तो वहां भी मसला है। देवनाथ, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, मैंने सर से पूछा कि भैया प्रॉब्लम हो जाए तो हम पुलिस के पास जाएंगे, फिर पुलिसिया कार्रवाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन उससे पहले भी तो कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम इलेक्शन से निकले, एक सरकार को हम लोग चुनते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि भैया ये लोग हमारे हक के लिए लड़ेंगे, कम से कम आम आदमी ये सोचता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपने पूछा नहीं उनसे कि भैया जनप्रतिनिधियों के पास गए कि नहीं गए, सदन में आपका मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया? रोहित, ये सवाल बहुत वाजिब है और ये उम्मीदों भरा सवाल है, लेकिन जब इसका जवाब आप देखेंगे तो बहुत नैराश्य से भरा हुआ है। देखिए, आपको एक तथ्य बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल्डर्स के खिलाफ किसी भी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन हरियाणा सरकार ने अब तक नहीं लिया है। यानी बिल्डर्स खिलाफ जो भी एक्शन हुआ है वो केंद्रीय एजेंसियों ने, सीबीआई ने, ईडी ने लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती तो ये दिक्कत होती है, और केंद्रीय एजेंसियों पर अभी भरोसा इसलिए है क्योंकि वो एक्शन शिकायत के बाद लेती हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि ये जेल की हवा खा चुके हैं, ईडी जिस तरीके से इनको अरेस्ट कर ली थी, और इसके अलावा सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में एक ऐसा नेक्सस ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं बिल्डर को पनाह देता है। अपना एक ऐसा गठजोड़ है जो पॉलिटिशियंस का है, अधिकारियों का है और बिल्डर का है। ये तीनों का गठजोड़ बेहद खतरनाक है। और इतना बड़ा इशू कैसे, देखिए ना, आप खुद सोचिए कि जब बिल्डर कैश ले रहा है और इसकी शिकायत की जा रही है, रेरा में शिकायत की जा रही है, सबूत के साथ, तथ्य के साथ, पूरे फैक्ट के साथ शिकायत हो रही है, और रेरा खामोश है। और नहीं तो और उस शिकायत का क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कोई तो है, इस नेक्सस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिल्डर को बचाने में लगे हुए हैं। और यही सवाल लगातार हम सबको बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये भी कि जब एक खबर चल रही है तो बहुत बेचैनी है, बिल्डर को भी बहुत बेचैनी है। वो अपनी छवि बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, यूट्यूबर्स के जरिए अपनी छवि वाले वीडियो बनवा रहा है। इसके अलावा बायर्स को भी कह रहा है कि आप लोग हमारे खिलाफ जो नकारात्मक कमेंट है उसको डिलीट कीजिए। तो चिंता बढ़ गई है, ठीक है, तकलीफें बढ़ गई हैं। लेकिन ये तकलीफें जरूरी इसलिए हैं क्योंकि लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है, बायर्स के हितों से साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि जल्दी ही न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और सबको ये उम्मीद भी है। साय सर, मैं आपके पास आ गया अभी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं ताकि उन लोगों को कम से कम उनका अधिकार मिल पाए, जो विश्वास उनकी न्यायपालिका कार्यपालिका में है वो बिल्कुल बरकरार रहे। साय सर, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे मामले में अपनी इमेज धोने के लिए, क्योंकि हम कानूनों का जिक्र कर रहे थे, आईपीसी से बीएनएस में हम लोग पहुंच गए, एजेंसीज लगातार काम कर रही है। आपने बेल को लेकर बात पूछी थी कैसे मिली, मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद इमेज बिल्डिंग के लिए प्रमोटर और डायरेक्टर पहुंच जाते हैं अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ करोड़ों रुपए देकर उनकी डिनर सेरेमनी में शामिल होते हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कराते हैं, और M3M एक बार फिर से खाब बेचने का काम करते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स M3M के रो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के साथ वायरल कराई जा रही हैं। इस तरीके का माहौल है क्या? इस माहौल को कैसे बदला जाए सर? जहां तक ये सोशल मीडिया का कैंपेन है तो मुझे लगता है कि जो लोग इससे इम्पैक्टेड हैं वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया एक पिच बैटल का तकरीबन जरिया हो गया है, और सोशल मीडिया में जंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। ये लोग जो दर दर भटक रहे हैं वो भी बैठ के सोशल मीडिया में इनके करतूत को जो है वायरल करें। जैसे आपके पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रोल आर्मीज होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा नहीं, आजकल ऑटोमेटेड भी आता है जी, तो ऑटोमेटेड लगाते तो एक दिन में 1 मिलियन निकाल के वो देगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपके रिपोर्टर देवनाथ, शायद आपका नाम है, तो देवनाथ जी जो बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो मैं उनसे डिफर करता हूं। कुछ लोग नहीं, ये पूरे के पूरे वैसे दिख रहे हैं मुझे।
बिग पॉइंट सर। जो अगर कुछ लोग होते तो कुछ लोग सपोर्ट करने भी आते। जी करेक्ट। ट्रू। जो बताया जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहां तो दाल पूरी की पूरी काली है। क्योंकि अगर कुछ लोग होते 5%, 10%, कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं मेजॉरिटी भी अगर मिले हुए हैं, तो अगर एक बंदा, दो बंदा 5%, 10% आईपीएस में, आईएएस में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, जो इस पूरे महकमे को जानते हैं, और ये जब इतने सालों से चल रहा है, तो ऑफिसर्स आ भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, ट्रांसफर हो रहे होंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मिनिस्टर्स चेंज होंगे, रेरा अथॉरिटी चेंज होगी, मेंबर्स चेंज होंगे, चेयरमैन चेंज होंगे। अगर ये पूरा जो मिक्सचर मैं पिछले 2-3 साल में करीब 30-40 लोगों का मान के चलूं, ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उस 30-40 लोग में आपको किससे राहत मिली? अगर किसी से नहीं मिली तो सोचने की बहुत ही जरूरत है। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साय सर मैं ठीक एक है। बार फिर और से, हाँ कोई भी इलेक्टेड प्लीज, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओपन चैलेंज, वो आके बता दे कि कोई भी अफेक्टेड ग्रुप को कभी भी सपोर्ट किया हो। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। मैं चाहूंगा कि ठीक प्लीज है, आप, मैं आपको 40 मुआवजा सेकंड्स देना और अलग दे है। रहा हूं सर। साय सर मैं आपको 40 सेकंड्स और दे रहा हूं। वो लोग जो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े सोशल मीडिया पर, प्रमोशन देख के, प्रचार प्रसार देख के, हाईवेज पर बड़े बड़े पोस्टर्स देखकर जो अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे सर? क्योंकि आप बहुत शानदार। उनके लिए मेरा टिप्स है कि आप फिजिकली जाके हर एक डॉक्यूमेंट देखें, ठीक आप जाके जमीन देखें, ठीक। आसपास के लोगों के पास साथ जाके आप मिलें, उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। अगर 10, 20, 50, 100, 200 लोग 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक तो है। उतने लोग मिलके एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से उसकी जांच करा लें पहले। ये काम दुनिया में हर जगह होता है, केवल इंडिया में नहीं होता है। ठीक है। इंडिया में भरोसा जितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा फ्रॉड है। जी तो यहां भरोसे का धंधा बिजनेस में किसी भी चीज में नहीं चलता। जो एक बैकग्राउंड फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। उसके बाद भी 1% धोखा हो सकता है, लेकिन यहां तो आप जाहिर है 99% भरोसे पे है, तो वो 99% ही धोखा होगा, 1% शायद चांस है कि आप बच जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। देवनाथ आप अपना हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे बिल्कुल रोहित, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जब हम इस स्टोरी को कर रहे हैं तो ये सच में बहुत नैराश्य की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि लगता है कि जिसके पास भी हम न्याय की उम्मीद के लिए जा रहे हैं, जिससे हम गुहार लगा रहे हैं, उसका ही रवैया अलग दिखता है। तो मेरे पास एक ही लाइन है कहने के लिए कि जो बायर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि तेरे खाई हुई मेरे सर की झूठी कस्में अक्सर मुझे बीमार रखती हैं। तो जो दावा किया था, जो विश्वसनीयता थी इनकी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। फोटो जितना ही फैला लें ट्रंप के साथ, लेकिन गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में लोग लगातार इनको कोस रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी सैकड़ों हजारों ईमेल्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि इस बिल्डर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारे साथ धोखाधड़ी की है। तो जाहिर सी बात है कि काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी, इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं हो सकता था आज। थैंक यू सो मच देवनाथ, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। आप लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों का पीड़ा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका बीड़ा उठाने का काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच संजय सर, आप बहुत शानदार वक्ता तो हैं ही, आपका व्यक्तित्व कितना शानदार है आज सबने देखा होगा, खासकर M3M से पीड़ित लोगों ने। बहुत धन्यवाद, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। हजारों लोगों को ठगने वाले माफिया बिल्डर M3M के खिलाफ भारत एक्सप्रेस की ये निर्भीक पत्रकारिता लगातार जारी रहेगी, और हर रोज जो मैं वादा आपसे करता हूं कि जब तक न्याय नहीं, तब तक भारत एक्सप्रेस की आवाज लगातार जारी रहेगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार।